Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेक। इससे पहले कि राजेश हेडलाइंस पढ़ें, हम स्वागत करना चाहेंगे ऑनलाइन आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका, वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली हैं हमारे बीच। शरद नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू यू शरद। नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से मार्केट मंत्रा में अभिनंदन। और अब हेडलाइंस राजेश। Domestic stocks decline 0.5%, Sensex plunges 287 points, Nifty slips 93 points. Rupee weakens 9 paise against the US dollar and Brent crude prices fall to trade around $78 per barrel. घरेलू सूचकांक 0.5% की गिरावट में सेंसेक्स 287 अंक लुढ़का, निफ्टी 93 अंकों के नुकसान में रहा। रुपये डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट में रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $78 प्रति बैरल के करीब था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 0.5% की गिरावट में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.48% की मंदी से 287 अंक कम होकर 59,126 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.53% की मंदी से 93 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 17,618 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर था और दोनों सूचकांक वृद्धि में रहे। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.33% बढ़कर बंद हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.56% की बढ़त दर्ज हुई। Sensex and the Nifty today declined around 0.5% amid mixed global cues. The Sensex plunged 287 points or 0.48% to finish at 59,126. The NSE Nifty also ended 93 points or 0.53% down at 17,618. In the broader market at BSE, the mid-cap rose 0.33% and the small-cap index climbed 0.56%, outperforming the Sensex. In the Sensex pack, shares of 10 companies gained while 20 logged losses. Bajaj Finserv and Bajaj Finance were top gainers as they surged 2.1%, followed by NTPC which gained 0.9%. Sun Pharma climbed 0.8% and Hindustan Unilever surged 0.6%. On the other hand, Power Grid plunged 2.7% and Asian Paints declined 2.3%. Axis Bank fell 1.9%, Bajaj Auto ended 1.7% down and SBI fell 1.5%. In sectoral indices, 6 sectors logged gains while 13 fell. Realty gained 1.5% while consumer durables surged 1%. Utility sector stocks gained 0.6% and power added 0.5%. On the other hand, BankX plunged 1%, metal declined 0.9%, telecom fell 0.8%, tech slipped 0.7%, while IT and utilities both ended 0.6% down. The overall breadth for the BSE trade was positive as shares of 1,842 companies gained, while 1,432 fell. Shares of 150 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 74 रुपए 24 पैसे दर्ज हुई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.07% की गिरावट से 93.41 पर था। शरद जी, जैसा हम मनी मैटर्स में बात कर रहे थे कि 3 दिनों से लगातार हम गिरावट का रुख देख रहे हैं। मेन जो लार्ज कैप्स हैं
हैं सेंसेक्स और निफ्टी में, एंड कॉन्ट्रास्ट में मिड कैप और स्मॉल कैप जो ब्रॉडर मार्केट है वो उसमें वृद्धि है। तो ये पूरा जो बाजार का अभी जो स्थिति है उसका हमें आकलन करके सरल शब्दों में बताइए कि ये जो डाइवर्जेंट बिहेवियर है इसके पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए, बाजार पिछले चंद हफ्तों में देखें, बल्कि चंद हफ्तों क्या, पिछले अगर आप बहुत लंबा 1.5 साल का पैमाना भी लें जी, तो बाजार ने बहुत लंबी दौड़ लगाई है। डबल से ज्यादा निफ्टी, मुझे याद है 7,500 से आज हम 17,500-18,000 के आसपास छूने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे में मार्केट में एक तो पहली बात तो करेक्शंस आना स्वाभाविक है। दूसरा, हमने जो मिड कैप स्मॉल कैप में आज तेजी देखी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज मंथली एक्सपायरी थी। थर्सडे जो है, आखिरी थर्सडे ऑफ द मंथ, जो हमारे श्रोता F&O ट्रेड को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं या जो F&O ट्रेड नहीं करते, उनकी जानकारी के लिए, हालांकि पहले भी हम कई दफे जिक्र करते हैं, फिर कर देते हैं, जो आखिरी बृहस्पतिवार होता है किसी भी महीने का, उसमें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के, वो आपको मैंडेटरीली, मतलब आपको जरूरी ही उसको एक्सपायर करके और उसमें से या तो बाहर आ जाना होता है या आप उसका रोल ओवर ले लेते हैं। तो उसकी वजह से ऐसा देखा जाता है सोनू के आखिरी थर्सडे को, बल्कि वो पूरा हफ्ता ही बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। उसमें आपने अगर पिछले 2 दिन 3 दिन की हम ट्रेडिंग देखें तो आपको बहुत शार्प मूवमेंट दिखाई देंगे। मार्केट पहले नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे के लॉसेस रिकवर कर लेती है, ऊपर आती है तो प्रॉफिट बुक कर लेती है। तो आखिरी हफ्ते में ये एडजस्टमेंट्स होते दिखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत कम श्रोता इस बात को जानते होंगे कि जितनी मात्रा में FIIs, DIIs और रिटेल इन्वेस्टर कैश डिलीवरी बेस जिसको हम कहते हैं वो ट्रेड करते हैं, उससे भी बड़ा वॉल्यूम अक्सर F&O सेक्शन में होता है। तो इसलिए जो आम निवेशक होता है, जो कैश डिलीवरी लेके अपने डीमैट अकाउंट में रखता है, वो ये समझता है कि ये एकदम से क्या हो गया इस शेयर को, आज ऐसी कौन सी खास बात हो गई, कोई खबर भी नहीं आई, कोई रिजल्ट भी नहीं आया, कोई कंपनी में हलचल भी नहीं हुई, पर तो ऐसा क्यों? तो ये जो F&O की पोजीशंस होती हैं उसको, और हम एक और जानकारी देना चाहेंगे आज श्रोताओं को कि फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है कि खाली हमारे जो डोमेस्टिक लोग हैं, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में FIIs भी रोजाना फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बाइंग करते हैं। तो आपको ये फ्लक्चुएशन इसलिए नजर आ रही है। दूसरा, मार्केट इतना चढ़ा था सोनू, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना इस स्टेज पे लाजमी है। मुझे याद है कि इस महीने के शुरू में जब हम शो कर रहे थे तो हमने सभी ट्रेडर्स को चौकन्ना भी किया था कि एक बड़ी करेक्शन आ सकती है, और वो बड़ी करेक्शन 2-3 बार आने को हुई, करेक्शन तो आई, पर वो बड़ी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो बेइंतहा है। $120 बिलियन अमेरिकन इकोनॉमी में हर महीने फेड डाल रहा है। और आपको ये भी शायद जानकारी होगी कि हमारे जो FIIs है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसमें बहुत सारा धन वो अमेरिका से आता है, चाहे वो रूट कोई भी लेता हो, सिंगापुर से या मॉरिशस से या अन्य किसी टैक्स फ्रेंडली जगह से आता हो, पर उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है, और भारत की मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो लाजमी बात है कि अमेरिका के फंड और वहां से जो पैसा आ रहा है वो लिक्विडिटी, उसको लिक्विडिटी पंप की जा रही है, उसकी वजह से वो पैसा मार्केट में आ रहा है। तो हम एक बहुत बड़ा चेंज सोनू जो देख रहे हैं मार्केट में, कि मार्केट फंडामेंटल्स पे चलता है। मार्केट में EPS देखा जाता है, PE रेशियो देखी जाती है, बुक वैल्यू देखी जाती है, जितने भी मार्केट को मापने के पैमाने हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पैमाने रीडिफाइन किए जा रहे हैं। अगर आप ओवरऑल मार्केट की PE लें, हम तो क्योंकि उसको ट्रैक करते रहते हैं, तो निफ्टी की PE इस समय, हम आपको एक नई जानकारी देता हूं मैं, कि ओवरऑल निफ्टी की PE इस समय 28 पहुंच चुकी है, और ये एवरेज 21-22 हुआ करती थी आज से करीब 1.5 साल 1 साल पहले। तो ये बता रहा है कि मार्केट में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, फंडामेंटल्स को भी हम एक अलग नजरिए से अब देख रहे हैं, उनका जो पैमाना है वो बदल गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन है। अब सवाल ये उठता है कि जिस दिन ये लिक्विडिटी मार्केट से खींची जाएगी, जिस दिन फेड की बैठक होगी अक्टूबर में, और वो ये फैसला करेगा कि अब हम इस $120 बिलियन जो पर मंथ डाल रहे थे, इसको हम अब धीरे धीरे टेपर डाउन करना चाहेंगे, तो लाजमी बात है कि वहां के फंड्स अपना पैसा वापस निकालेंगे। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जो बढ़ने की आशंका है, उसकी वजह से भी बॉन्ड यील्ड हमने देखा कि 1.5 क्रॉस कर गई, जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट किया। तो हम देखिए, आसान भाषा में अगर हम समझें तो अगर भारतीय मार्केट से जो रिटर्न आ रहा है, उनको अपने देश में अगर रिटर्न उससे बेहतर दिखाई देता है, तो तुरंत वो पैसा निकालने की करते हैं। उसकी वजह से आपको डॉलर का रेट भी बढ़ता हुआ दिखता है, रुपया कमजोर हो जाता है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। मैं समझता हूं मार्केट इस समय सोनू एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ है, और मार्केट को एक बड़ा डायरेक्शन की जरूरत है। अब ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, कुछ भी हो सकता है। लिक्विडिटी कह रही है कि ऊपर ही ऊपर निरंतर जाते जाएं,
और उधर जो अमेरिका से खबरें आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी कोरोना भी पूरी तरह से गया नहीं है, वैक्सीनेशन बहुत लार्ज स्केल पे चल रही है, पर हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना पैंडेमिक अभी जा चुका है। तो मार्केट क्रॉस रोड्स पे खड़ा है। मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे अवधि के लिए इस समय निवेश करना या बहुत लंबी अवधि को देखना, मेरा लंबी अवधि से यहां पर मतलब है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए देखना अभी उचित नहीं रहेगा। आप मार्केट को बहुत वॉचफुल चलिए। हाँ, अगर आप 3 साल 5 साल का नजरिया रख रहे हैं तो वो तो हमेशा ही अच्छा रहता है, क्योंकि 4-5 साल में मार्केट अपने आप को फंडामेंटल्स के साथ सेटल कर लेता है। सुनो, since you mentioned about markets being at the crossroads, so as far as the current valuation is concerned, Sharad, does it make sense to be more oriented towards large cap stocks and large cap funds rather than the mid cap and small caps? Well, Rajesh, it's both ways. Well, first of all, what you said, in principle, I completely agree, because when the market has crossed 17,000, I'm talking of Nifty, and Sensex is hovering around 60,000. In this situation, you have to be very specific. I mean, you need to see the fundamentals of each and every stock. Because I'll tell you something which is very interesting here. Yeah. What happens is, Rajesh, in the short run, a stock runs as per sentiments, as per emotions, as per news. But in the long run, a stock stabilizes around its fundamentals. So an investor who is always selecting the stock on the basis of strong fundamentals will never go wrong in medium or even long term, for that matter. So therefore, bargain picks may be there in large cap as well. That is why when the market goes on defensive, when the market is negative and there is a bit of selling, you always see small cap and mid cap flourishing, because then these bargain hunters, we call them, they start looking for picks which hasn't moved, where the balance sheet was very strong, the EBITDA was very strong, but the stock has not moved in the same proportion. So they start looking at these kind of stocks. So that is why we see small cap, mid cap, but sometime when there is a very large bull run, then we see across all sectors, everything rises, mid cap, small cap, large cap, everything rises. But when there is a minor correction or the market goes into defensive. So going into defensive means either it will start picking up IT or pharma stocks, or it will start focusing on the small cap and mid cap stocks. Rajesh. और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जो कहें कि सुरक्षा की तरफ जिनका रुख है इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है SIPs के थ्रू, क्या उनके लिए भी इन हाई लेवल्स पर पार्शियली प्रॉफिट बुक करना एक अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगी, या उन्हें बने रहना चाहिए, जैसे कहा जाता है कि आप बने रहिए 5-10 साल तक? सोनू, देखिए, मैं इस फिलॉसफी से आता हूं कि अगर आपको प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा हो गया है, अगर आपका मुनाफा, हम ये भी देख रहे हैं कि बैंक FD से लोग हटकर बैंक की FDs का रेट अब 4-5-6% रह गया है। कुछ प्राइवेट बैंक 7-8%, 7% भी देते हैं, 6-7%, पर वो बहुत बड़े बैलेंस पर देते हैं। तो क्योंकि जो FD के रेट घट रहे हैं, लोगों का मार्केट की तरफ रुझान बढ़ रहा है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात, क्या मैं आपके स्पेसिफिक प्रश्न के उत्तर पर आता हूं कि अगर किसी निवेशक ने, मान लीजिए उसको बैंक में 6-7% मिलता था, आज उसको मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या मार्केट में सीधा पैसा लगा के मान लीजिए 15-20% का मुनाफा हो गया है, तो मेरी उसको सलाह ये रहती है कि आप ज्यादा लालच ना करें, आप अपना प्रॉफिट बुक करके चलें। हम कहावत मार्केट में बोलते हैं, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। आपको मुनाफा, बिकॉज सबसे खराब बात क्या होती है सोनू, कि आपने अच्छे भले प्रॉफिट में आए हुए स्टॉक को या प्रॉफिट में आए हुए म्यूचुअल फंड को, कल को मार्केट करेक्शन हुई और आपने उसको लॉस में ले आए, मतलब उसकी NAV गिर गई या उसकी स्टॉक मार्केट में प्राइस गिर गई, किसी भी वजह से गिर सकती है। हो सकता है वो F&O के गिरफ्त में आ जाए और उस पर एकदम से सेलिंग आ जाए, हो सकता है वहां कोई नेगेटिव खबर आ जाए, हो सकता है उसका मुनाफा कम हो जाए, हो सकता है उस सेक्टर में कोई ऐसी खबर आ जाए, कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए। तो इसलिए मुनाफे को हमेशा बांध के चलना चाहिए। अगर आपको रीजनेबल मुनाफा हो गया, जो कि आप पहले कमा रहे थे अपने पैसे, तो उससे कहीं अधिक है, तो मैं समझता हूं आप, होता क्या है कि आदमी अपने दोस्त को मिलता है, वो कहता है यार मेरा तो पैसा डबल हो गया, तुम्हें तो अभी 20-25% ही आया है। तो मुझे लग रहा है हर व्यक्ति का अपना अपना एक मोटिव होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल होता है, उसके हिसाब से मुनाफे को बुक करके चलना चाहिए। आप हमेशा, जो आपके सवाल का मैं और भी स्पेसिफिक जवाब दूं सोनू, तो उसका ये है कि आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं मार्केट में। आप प्रॉफिट बुक करिए, अपने बैंक में लाइए और फिर आप बार्गेन हंटिंग शुरू कर दीजिए, फिर आप ढूंढना शुरू करिए कि कहां मैं अच्छे मुनाफे में लगाऊं। मार्केट मंत्रा जैसे प्रोग्राम आते हैं, आपको एक्सपर्ट्स आके टिप देते हैं, मार्केट के बारे में बताते हैं। संडे को म्यूचुअल फंड्स की चर्चा होती है,
तो आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं। एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ज्यादातर निवेशक क्या होता है सोनू के वो एंड ऑफ द वर्ल्ड समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि अब जो मेरा प्रॉफिट हुआ था इसके बाद तो मुझे अब इतना मुनाफा हो गया, अब शायद आगे कभी ना हो। और होता असल में यह है कि मुनाफा बांधने के बाद आपका फिर मन करता है कि अब मैं कहां लगाऊं या इसी को बढ़ने दूं। तो मुनाफा बांध के चलिए और दोबारा अवसर ढूंढते रहिए। मार्केट निरंतर चलती रहती है, म्यूचुअल फंड निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुनाफा अब 2021 में हो गया तो अब 2022 में तो कहीं मुनाफा होगा ही नहीं, या 2020 में हो गया तो आगे तो कभी होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको पेशेंस रख के प्रॉफिट बुक करके दोबारा से री एंटर करने की हिम्मत होनी चाहिए। Sharad, you mentioned a lot of downturns that can happen. So how important has global investing become now, considering that our market cap is $3.3 trillion and returns from here may be limited? Well, Rajesh, at this point of time, it is very difficult to say that the returns would be limited. I'll give you a very interesting piece of statistics, because we are constantly analyzing. The first 30,000 of Sensex, this is very important, Rajesh, Sonu, and also for the viewers. The first 30,000 of the Sensex was reached in 16 years. It took 16 years for Sensex to reach from 0 to 30,000. Would you believe the next 30,000, that is when we had touched 60,000 last week, it only took 16 months. So what is this indicating? This is indicating that the market is going through a paradigm shift, not only on parameters, but also in the number of people who are getting attached. Earlier we had 2 to 3 crore people who were investing. Today, that number has grown more than 7 to 8 crores. 1 crore 42 lakh accounts were added only in the financial year 2021. So I think we are witnessing a kind of a revolution in the market. And during pandemic, Rajesh, what happened is a lot of people lost their jobs. Some of the small businesses had to sit down, they had to shut down, or they had to scale down. So people thought that why not enter into this business, the business of buying and selling of stocks, although little do they know that this is full of risk, because all you need to do is to pump in money, all you need to do is to take your money, book profit, book loss. So it appears very simple, but it is not that simple. So therefore, coming back to your question, Rajesh, because all this was related to your question, so I had to give you the background. Now, in the times to come, if liquidity continues to flow, I think the market may again shift to the next level of fundamentals, which means we can continue to see the rise of the market. However, anything, because the geopolitical situation is very sensitive at this point in time, we take the South China Sea, we see the Middle East tensions, we see the Taliban, Afghanistan tensions, the geopolitical, we see North Korea, we see sometimes there is a Russian different point of view coming out from the world of geopolitics. So then a major correction can always come. So I think being careful is the word, remaining alert, remaining agile is the magic word, while continuing to show your interest in the stock market. I would never advise investors to turn their back, show their back to the stock market and say, okay, fine, now it's very risky, so do not trade. I would never say that. शरद जी, इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़े, आपकी संक्षिप्त सी टिप्पणी चाहेंगे। आज एक क्वार्टर खत्म हुआ है, सितंबर क्वार्टर, और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, जब कंपनी रिजल्ट्स आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर प्ले करते हैं बाजार के चलन के लिए। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको सितंबर क्वार्टर के कंपनी रिजल्ट्स की? देखिए सोनू, अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स को देखें इस फाइनेंशियल ईयर के, बल्कि अप्रैल टू जून, बल्कि एक क्वार्टर देखें हम फाइनेंशियल ईयर, आज आधा फाइनेंशियल ईयर भी बाय द वे खत्म हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसको हम कह रहे हैं, वो आज आधा पूरा हो गया। तो पिछले क्वार्टर के हम रिजल्ट देखें तो बहुत सारी कंपनीज के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। 100 आउट ऑफ 100 तो हम नहीं देंगे, पर ज्यादातर कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आए हैं। और उस समय हम याद रखें कि अप्रैल जून क्वार्टर में लॉकडाउन थे, पार्शियल लॉकडाउन थे, स्टेट वाइज लॉकडाउन थे, वीकेंड लॉकडाउन थे। और ये जो क्वार्टर था जुलाई टू सितंबर, इसमें हमने देखा कि कोरोना के केसेस कम हुए, और सबसे बड़ी बात, पूरी इकोनॉमी खुल के सामने आई है। एक इंडेक्स होती है सोनू जिसको हम निबरी कहते हैं, उसको नोम्यूरा बिजनेस रिजेम्पशन इंडेक्स बोला जाता है। तो उस इंडेक्स में, वो इंडेक्स इस समय 105 पर है। ये अर्थ ये बता रहा है कि हम प्री पैंडेमिक लेवल पे इस समय इकोनॉमी फुल फ्लो में है। तो ये क्या इशारा कर रहा है सोनू कि अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो उन कंपनीज के शायद और बेहतर आ सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसी नब्ज पे हाथ रख दिया है जो कि आने वाले 1 महीने तक मार्केट को ड्राइव करेगी, क्योंकि जो ही इस क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू होंगे और रिजल्ट अगर अच्छे निकले तो वो लाजमी बात है कि वो स्टॉक और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। पर यहां पर मैं एक बहुत ही अहम बात बोलना चाहूंगा। एक हम मार्केट में हम लोग कहावत बोलते हैं, बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं सोनू, वो ये कहते हैं कि साहब जब रिजल्ट आने वाला होता है
तब तो वो स्टॉक ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। पर जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, 200-300% प्रॉफिट बढ़ता है, पर वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। उसका कारण ये नहीं कि मार्केट को वो रिजल्ट पसंद नहीं आया, उसका कारण ये है कि लोग इन एंटिसिपेशन, क्योंकि कंपनी पहले ही अपने रिजल्ट की हल्की सेंसर्स, हल्के इंडिकेशन देती है कि इस साल मुनाफा इस क्वार्टर में इतना बढ़ने की उम्मीद है, रेवेन्यू इतना बढ़ने की उम्मीद है, उसको सुनकर स्टॉक चढ़ना शुरू हो जाता है। और जिस दिन रिजल्ट आता है तो एक समझिए कि एक सस्पेंस है, क्लाइमेक्स था, वो क्लाइमेक्स उस दिन खत्म हो गया और वो स्टॉक धीरे धीरे नीचे आने लगा। अमूमन ऐसा देखा जाता है, किसी कहीं एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो इसलिए आने वाला महीना आपने बिल्कुल ठीक कहा, रिजल्ट ड्रिवन रहेगा। 15 हम देखेंगे कि 9-10 तारीख के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट आगे ड्राइव करेंगे मार्केट को। पर सतर्कता कभी भी नहीं छोड़नी है सोनू, ये मैं बार बार बोलूं। जी, अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला था और इस सप्ताह चीन के कारण भारी गिरावट दर्ज करने के बाद आज सीमित दायरे में कारोबार हुआ। दूसरी तरफ डॉलर अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले 1 वर्ष से अधिक के उच्चतम स्तर पर था। डॉलर में यह मजबूती सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग बनी रहने और अमेरिका में मौद्रिक नीति कड़ी होने के अनुमानों के बल पर आई। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.9% की बढ़ोतरी में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.4% की वृद्धि रही और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.3% की बढ़त दर्ज हुई। दूसरी ओर हांगकांग के हैंगसेंग में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई और जापान का निक्केई सूचकांक 0.3% गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में रुख मिला जुला था। लंदन के फुटसी में 0.3% की बढ़त थी। फ्रांस के कैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था और जर्मनी का डैक्स 0.2% की गिरावट पर था। Wall Street equity indices closed with marginal gains yesterday in a partial rebound from the previous day's broad sell-off. The Dow and the S&P 500 stocks added amid remarks from the US Federal Reserve Chairman Jeremy Powell, who, while speaking at a European Central Bank event, expressed frustration over persistent supply chain woes which could keep inflation elevated for longer than expected. The Dow Jones gained 0.3% and the S&P 500 rose 0.2%, while the Nasdaq Composite Index fell 0.2%. Sharad, quickly, the political drama over the debt ceiling that's going on in the US, isn't higher yields bad news for stocks? And at a time when the Indian equity market is quoting record high PE multiples, for foreign investors, Indian equities may not remain attractive enough anymore. Well, Rajesh, if you look at the numbers, the bond yield right now is hovering around 1.5, 1.49, 1.55. It's been hovering. It's much higher, obviously, than 1.2, 1.25, which it was a few weeks ago. But, sorry, this double fund crisis in US, I think is causing more trouble, more restlessness in the US market. On one side, the United States is staring at a 28.3 trillion overall national debt, and it wants to add more. And by the way, this is more than the American GDP. American GDP is about 22.5 trillion, and the total national debt is 28.3 trillion. I mean, I would like to make a comment here that all that glitters is not gold. So after all, what we called as a superpower or super economic power, when you look at the numbers closely with a lens, you find that their financial system, after all, is not very, very strong. So one is that crisis where they want more funds. Second is US government is staring at a shutdown because as on 30th September, the total fund allocation stopped. Because of that, so many government departments. This is also a regular feature at Congress. We find a stalemate between Republicans and Democrats happening so many times earlier also. I'm sure this will be resolved. It's a temporary thing. But more importantly, I think the Americans are staring at inflation, and Jerome Powell has been constantly indicating that, the inflation fear is there and they have to taper down the bond. So I think these are the two major factors, Rajesh. One is high bond yields. But coming down to your question, Rajesh, whether that will stop the inflow of money into India, I really do not feel, because if you consider, by the way, these bond yields are 10-year bond yields. If you compare these bond yields with the kind of return the Indian market generates, I think you cannot compare. It's more of a psychological phenomenon that the bond yield goes up from 1.25 to 1.55. They suddenly feel that our market is very attractive. The Indian market is no more attractive. I mean, if you look at the numbers, I have traders in front of me, Rajesh, who make 5% in a day.
Their daily yield is 5%. We are talking of 10-year bond yields. So I think the Indian markets there may be initial reaction, there may be knee-jerk reaction, but eventually they will realize that I think there is nothing compared to Indian market. You cannot get these kind of returns. And right now, by the way, Indian market is the best performing market around the world. I mean, I'm analyzing KOSPI, we have Straits Times, we have the London FTSE, we have DAX, we've got CAC. Indian market has outperformed each and every market in the world. So I really don't think, and just one more point, Rajesh, I would like to add. Earlier, there was an index called KOSPI, which is the Korean market. Earlier, this KOSPI, we used to feel jealous of KOSPI, that, FIIs, even if they withdraw money, KOSPI doesn't fall. They have local, strong investment base. I think India has moved into the same field now, that we have a very strong domestic investment base. So maybe in the times to come, the FII withdrawal from this country, we may become immune to it, and that money going out, after all, may not affect as severely as it does now. जो आप कह रहे हैं उसी फ्लो में है अगली स्टोरी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत विश्व में सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बनने की कगार पर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दूसरे वैश्विक फिनटेक फेस्ट 2021 को आज संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में फिनटेक अपनाने की 64% औसत दर के मुकाबले 87% पर भारत में ये दर विश्व की सबसे अधिक दर है। श्री गोयल ने कहा कि महामारी के समय भारत के फिनटेक उद्योग ने लोगों को इस संकट से एक बचाव का रास्ता दिखाया। खासकर लॉकडाउन और कोविड की दूसरी लहर के दौरान वे अपने घरों के सुरक्षित वातावरण से सभी जरूरी कार्य पूरे कर पाए। Niti Aayog, Amazon Web Services and Intel have come together to establish a new experience studio at the Niti Aayog Frontier Technologies Cloud Innovation Center. Located in Niti Aayog's new Delhi premises, the studio will be a hub for collaboration and experimentation to enable problem solving and innovation between government stakeholders, startups, enterprises and industry domain experts. Moving on, the oil prices today fell after rising above $80 a barrel this week. The crude prices fell amid rising U.S. crude inventories, stronger dollar and an expected supply deficit over the coming months. In intraday trade, Brent crude was trading around $78.20 per barrel, while WTI crude prices were at $74.10 per barrel. Sharad, can't $80 a barrel create negative ripples for the Indian, not just Indian market, but the economy? Well, it would, but we have seen prices, Rajesh, in the past. Briefly, Sharad. We have seen prices of over $100 also. It will, but I think eventually the governments may have to consider cutting back on the taxes, because in case it crosses $80 and it goes beyond the reach of the Indian exchequer in terms of the foreign exchange bill, they might consider cutting down on the center, and the states may decide on the tax cutback. बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आज के मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चलते चलते बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 35 रुपए बढ़कर 45,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 135 रुपए की बढ़त के साथ 58,520 रुपए प्रति किलो पर थी। And before we close the headlines once again, domestic stocks decline 0.5%, Sensex plunges 287 points, Nifty slips 93 points. Rupee weakens 9 paise against the US dollar, and Brent crude prices fall to trade around $78 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.